नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे और बात करेंगे आज गेम प्लान में सबसे पहले उस पूरे मसले को लेकर जिसने पूरे देश का ध्यान रेसलिंग की ओर खींचा था, जहां पहली बार उस तरीके का आंदोलन किसी खिलाड़ियों का होते देखा गया। काफी बवाल हुआ, काफी मशक्कत की गई उसको सुलझाने की, लेकिन खैर वो सब चीजें कोर्ट तक पहुंची। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पे जिसने मशहूर पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आगामी एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने साफ कहा है कि खेल और न्याय के हित में यह जरूरी है कि किसी भी योग्य खिलाड़ी को चयन प्रक्रिया से बाहर न रखा जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि WFI यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन नीति कई मामलों में भेदभावपूर्ण और गलत तरीके से लागू है और ये प्रतीत होती है खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो मातृ अवकाश के बाद वापसी कर रहे हों। अदालत ने इस फैसले के बाद विनेश फोगाट अब 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में भाग ले सकेंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई तथा भारतीय ओलंपिक संघ के स्वतंत्र पर्यवेक्षक मौजूद रहे ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनी रहे। इस मामले में अदालत ने WFI के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसी भी खिलाड़ी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। विनेश फोगाट की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर करने का निर्णय गलत और पक्षपातपूर्ण था, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया। फैसले के बाद खेल जगत के इस निर्णय को निष्पक्षता और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं अब सभी की नजरें ट्रायल्स पर होंगी जब विनेश फोगाट एशियन गेम्स में जगह लेने के लिए मुकाबला करेंगे। इस फैसले के बाद विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, जो भी कुछ है जब से कोर्ट ने फैसला कर ही दिया, कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बेस्ट फैसला किया है। कोर्ट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट के फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कोर्ट को। क्या आपको लगता है कि बहुत से प्लेयर हैं जो कोर्ट पे अप्रोच ही नहीं कर पाते, तो अब उन्हें भी राहत मिलेगी? ऐसा नहीं है, हर कोई खिलाड़ी अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है और उठाते भी हैं खिलाड़ी, और इसके ऊपर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। और अब आगे बढ़ेंगे। हम हुसैन बोल्ट का नाम सुनते हैं जब हम एथलीट की लिस्ट चेक करते हैं। हम कई बार इंटरनेशनल रेसर्स को या स्प्रिंटर्स को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारतीय एथलीट्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन देखने को मिला, जहां पंजाब के 25 वर्षीय स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 10.09 सेकंड का समय निकाल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार किसी एथलीट ने 100 मीटर की दौड़ को 10.10 सेकंड से कम समय में पूरा किया है, जिससे देश में स्प्रिंटिंग के स्तर में एक नई पहचान मिली है। दौड़ के बाद गुरविंदर सिंह का उत्साह भी देखने लायक था जब उन्होंने फिनिशिंग लाइन पार करते ही अपने सीने पर लगा विब नंबर हटाया और जोश में ट्रैक पर जूते फेंक दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग अक्सर कहते थे कि भारतीयों के पास 100 मीटर स्प्रिंट के लिए जरूरी क्षमता नहीं होती, लेकिन उन्होंने इस सोच को गलत साबित करने की कोशिश की और बताया कि सही ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस प्रदर्शन के साथ गुरविंदर सिंह ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 10.16 सेकंड को भी आसानी से पार कर लिया है और उनका समय इस सीजन में पूरे एशिया का दूसरा सबसे तेज समय भी रहा है, जो जापान के फुक्तो कुमारो के सिर्फ 0.01 सेकंड के पीछे है। इस मुकाबले में ओडिशा के अनिमेश कुजूर के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जो पिछले साल के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी थे, लेकिन फाइनल में गुरविंदर ने उन्हें 0.11 सेकंड से पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली। तीसरे स्थान पर रिलायंस फाउंडेशन के प्रणब गुरव रहे, जिन्होंने 10.29 सेकंड का समय दर्ज किया। गुरविंदर सिंह ने अपनी जीत का श्रेय कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती को दिया और कहा कि आखिरी समय में शारीरिक से ज्यादा मेंटल गेम महत्वपूर्ण होता है। जो एथलीट मानसिक रूप से मजबूत रहता है वो जीत हासिल कर लेता है। यह प्रदर्शन भारतीय स्प्रिंटिंग के
लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में देश इस इवेंट में और बेहतर प्रदर्शन करने सकता है, जिसके लिए तमाम युवा तैयार बैठे हैं। जो बात गुरविंदर ने कही वो बात सभी युवाओं पर भी लागू होती है जो किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आपकी राहें आसान हो जाएगी। इस पूरे रिकॉर्ड के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं एक बार। सर ये तो चलता रहता है, कुछ नया करो तो लोग बोलते हैं भी ये नहीं हो सकता, तो ये तो हर किसी के साथ ही होता है जो कुछ बदलना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है दुनिया से। तो मेरे साथ भी होता रहता था भी, मैं जब छोटा था लाइक 8, 9, 10 साल का था या 16 साल का था, तो मेरे को बोलते थे कि 100 मीटर में कोई फ्यूचर नहीं है, 100 मीटर में कुछ नहीं कर सकते, या इंटरनेशनल मेडल नहीं आएगा, ये सब कुछ ऐसे बोलते थे। इंडियंस के जीन्स नहीं है स्प्रिंटिंग के लिए, 400 करो, 400 में अच्छा करोगे, ऐसे ऐसे। तो मेरे को था भी जब तक कोई करेगा नहीं तब तक कोई होगा नहीं। पहले भी अगर 400 का सोचे तो मिल्खा सिंह जी थे, मिल्खा सिंह जी के बाद कितने और अच्छे एथलीट आ गए, बट 100 किसी ने अभी तक उसमें 100 में कोई गया ही नहीं, क्योंकि शायद हम जो भी बंदा होता है वो इजी रास्ता चूज करता है, जो रास्ता है उसी पे चलता है, कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करता। तो मेरे मन में यही था भी मैं नया रास्ता बनाऊं जिस पे आगे चल के लोग भी ये सोचे भी हम भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो सुना आपने गुरविंदर को किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई लोग कहते थे भारतीयों में वो जज्बा ही नहीं है कि 100 मीटर स्प्रिंट मार सकें, लेकिन भारतीयों की प्रतिभा को अगर कोई चैलेंज करता है तो उसका जवाब भारतीयों को देना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब जरा बात करेंगे इसी से मिलते जुलते एक स्टोरी थी। एक तरफ तो एक युवा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उम्मीद बना रहा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रहा है। दूसरी तरफ क्रिकेट जो भारत की रगों में दौड़ चुका है, उसमें की एक खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन टीम चयन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है भुवनेश्वर कुमार। शानदार फॉर्म में होने के बावजूद भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली, जिसके बाद क्रिकेट फैंस और कई पूर्व खिलाड़ी भी चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। टीम में प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं का यह फैसला भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर अनुभवी खिलाड़ियों की अनदेखी ने नई बहस छेड़ दी है। भुवनेश्वर कुमार इस समय आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए 13 मुकाबलों में 24 विकेट हासिल किए हैं। खास बात यह रह गई है कि उन्होंने इकॉनमी की अगर बात की जाए तो 7.70 रही है, जो कि T20 जैसे फॉर्मेट में काफी प्रभावशाली मानी जाती है। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता और डेथ ओवर्स में कंट्रोल आज भी उन्हें खास गेंदबाज बनाता है। इसके बावजूद वनडे टीम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आखिर प्रदर्शन के बाद भी अगर किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिले तो चयन का आधार क्या है। कई लोगों का मानना है कि अनुभवी खिलाड़ियों को अब धीरे धीरे टीम से बाहर किया जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार लंबे समय तक भारतीय टीम की गेंदबाजी का आक्रमण की अहम कड़ी रहे। उन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया और टीम इंडिया को कई महत्वपूर्ण मुकाबले जिताए। खासकर शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए हमेशा बड़ी ताकत रही है। हालांकि चयनकर्ताओं की सोच फिलहाल युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा दिखाने की नजर आ रही है। आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को देखते हुए टीम मैनेजमेंट नए चेहरों को तैयार करना चाहता है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है क्या अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज करना सही फैसला होगा। अफगानिस्तान की टीम पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। ऐसे में अनुभवी गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी युवा गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकते थे। फिलहाल चयनकर्ताओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की अनदेखी आने वाले दिनों में चर्चा का बड़ा विषय बनी रह सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे किसी सीरीज में उनकी वापसी होती है या फिर टीम इंडिया पूरी तरह नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ भुवनेश्वर कुमार का नहीं है, सवाल तो शमी अहमद का भी है। भुवनेश्वर कुमार जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि मेरे पास कितनी प्रतिभा है। प्रवीण कुमार की एक बात मैं कोट करता हूं। प्रवीण कुमार ने
कानपुर में हो रहे रणजी ट्रॉफी में एक बात, मैच के बीच एक बात कही थी ऑफ द रिकॉर्ड, जिसे आज मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब भी भुवनेश्वर आएगा तो एक एरा लेके आएगा, उस एरा में अगल बगल कोई गेंदबाज नहीं होगा, प्रॉपर मौके अगर भुवनेश्वर को दिए जाए। आज का खिलाड़ी ऐसा नहीं करता दिखता, लेकिन यह बात प्रवीण कुमार, जिनको स्विंग ऑफ किंग कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने बात कही थी। वो यूपी टीम का उस टाइम हिस्सा हुआ करते थे और सुरेश रैना उस टीम के कप्तान थे। तो लगातार इस तरीके के खिलाड़ी हमें देखने को मिले और जिस तरीके का अनुभव भारतीय टीम को अभी गेंदबाजी के लिए चाहिए, उसमें भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की कला हो या फिर डेथ ओवर्स में रनों को डिफेंड करने की, ये सब फायदा मिल सकता था जो आज के भारतीय गेंदबाजों के पास नहीं है। यही एक वजह है कि आप लगातार बुमराह पर ओवर डिपेंड होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आप शमी का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक दो सीरीज आपको अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलते जरूर हैं गेंदबाजों से, लेकिन उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। खैर, अब एक दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो था कि एक खिलाड़ी की टीम में वापसी, लेकिन कोई खिलाड़ी बहुत इंतजार कर रहा हो, उसने बहुत कुछ दिया हो क्रिकेट को, और जब फाइनली उसको ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलता है तब क्या होता है वो बताता हूं। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का आखिरी मुकाबले में तेज गेंदबाज या कहें तेज बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर के लिए बेहद खास बन गया। पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में अर्जुन का आखिरी किरदार उन्होंने डेब्यू कर ही लिया और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को ध्यान भी खींचा। अर्जुन ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और प्रसिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया। हालांकि मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके प्रदर्शन से ज्यादा पिता सचिन तेंदुलकर के भावुक संदेश से हुई। लंबे इंतजार और लगातार मेहनत के बाद मिले इस मौके ने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर को भी भावुक कर दिया। मैच खत्म होने के कुछ देर बाद सचिन ने सोशल मीडिया पर बेटे के लिए दिल छू लेने वाला संदेश लिखा। उन्होंने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे सीजन में उन्होंने जिस धैर्य के साथ खुद को संभाला, लगातार मेहनत की और मौके का इंतजार किया, यह गर्व की बात है। क्रिकेट की दुनिया में स्टार खिलाड़ी के बेटे होना आसान नहीं माना जाता। हर कदम पर तुलना और उम्मीदों का दबाव रहता है। अर्जुन तेंदुलकर भी लंबे समय से इसी दबाव के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में उन्होंने दिखाया कि वह मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर के संदेश में सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं बल्कि एक पिता की भावनाएं साफ नजर आई। उन्होंने अर्जुन को जमीन से जुड़े रहने और हमेशा खेल से प्यार करते रहने की सलाह दी। यही बात फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आई। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इस पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि संघर्ष, इंतजार और परिवार के भरोसे की कहानी है। अर्जुन का यह डेब्यू भले ही उनके कैरियर की शुरुआत हो, लेकिन उस रात मैदान में सिर्फ एक विकेट ही की नहीं बल्कि एक पिता के गर्व और बेटे की मेहनत की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को लेकर सोशल मीडिया पर अलग तरीके का एक ट्रेंड चल रहा था। अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं और लगातार देखिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि उन्होंने मुंबई छोड़ा, उसके बाद वो गोवा शिफ्ट हुए क्रिकेट खेलने के लिए और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुंबई इंडियंस से भी बेंच पे रहे, यहां पे भी पूरे सीजन लगभग बेंच पे रहे एलएसजी जब आए, और ये मुझे खुद नहीं समझा। मैं लगातार इस चीज को कहता रहा कि एलएसजी को थोड़ा भरोसा अर्जुन तेंदुलकर पर दिखाना चाहिए, भरत अरुण को थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए। जो आप एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के तौर पर आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको अर्जुन तेंदुलकर के रूप में मिल सकता था, लेकिन खैर वो मैनेजमेंट कॉल था। कल आखिरकार जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब में अपनी प्रतिभा लोगों को बताई और जब अर्जुन तेंदुलकर आए तो सबका फोकस भी अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी पर ही था। खैर ये तो टीम में एक तरफ मैंने आपको बताया भुवनेश्वर कुमार को टीम में नहीं लिया गया, एलएसजी की जर्सी में बड़ा खास डेब्यू हो गया अर्जुन तेंदुलकर का। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी टेस्ट में वापसी की मांग पूरा देश कर रहा है और ये इस बार फिर से चर्चा इसलिए है क्योंकि उनके बचपन के कोच
राजकुमार शर्मा ने एक बार फिर से कहा कि हमने विराट कोहली से बात की है। आपको बता दें, विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार यह किसी अफवाह की वजह से नहीं, बल्कि उनके बचपन के कोच, जैसे मैंने आपको बताया, राजकुमार शर्मा के बयान के बाद शुरू हुई। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान राजकुमार शर्मा ने कहा कि कई हार्डकोर फैंस ने लगातार विराट को टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए मनाने की बात कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने विराट से इस बारे में बातचीत की, तो उन्होंने जवाब दिया, बात तो हुई है, देखते हैं क्या होता है। कोच के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर विराट की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक धड़ा कह रहा है कि श्रीलंका सीरीज में उनकी वापसी हो जाएगी। खैर, खबर में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये सब चीजें कि क्यों ऐसा लग रहा है कि विराट टेस्ट पे वापस आएंगे या नहीं। दरअसल विराट कोहली ने 12 मई 2025 को अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विराट इतनी जल्दी टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। विराट का टेस्ट करियर बेहद शानदार रहा। उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए, जिनमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट चौथे स्थान पे हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर का नाम आता है। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, कप्तानी में भी विराट का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने भारत का सबसे सफल टेस्ट कप्तान माना जाता है। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 68 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 40 मुकाबले में जीत हासिल की है। बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत अगर देखा जाए तो लगभग 71% का रहा है। वहीं मौजूदा समय में भारतीय टेस्ट टीम संघर्ष करती नजर आ रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 वाला जो साइकिल है, उसमें अंक तालिका में भारत फिलहाल 6वें नंबर पे, उससे आगे बांग्लादेश है। ऐसे में कई क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस मानते हैं कि टीम इंडिया को विराट जैसे अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत है। हालांकि विराट की तरफ से अभी तक टेस्ट क्रिकेट में वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके कोच के बयान से फैंस की उम्मीदों को जरूर बढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की पूरी कहानी। विराट कोहली जब से टेस्ट से हटे हैं, ये कहते हैं वो ऐसा गड्ढा हो गया है कि जो भर ही नहीं रहा है, वैसा माहौल तैयार हुआ टीम में। टीम लगातार उसके परफॉर्मेंस गिरती चली गई। श्रीलंका सीरीज में जिस सीरीज में वापसी होने की बात कही जा रही है, मुझे नहीं लगता, और मैं बहुत श्योरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि विराट कोहली टेस्ट में वापस नहीं आएंगे। विराट कोहली को जिन्हें लग रहा है कि राजकुमार शर्मा जो उनके बचपन के कोच हैं, बिल्कुल सही बात, उन्होंने उनसे बात की गई है। अभी तक कुछ ऐसा फैसला हुआ नहीं है कि विराट कोहली आने ही वाले हैं। ना बीसीसीआई की तरफ से ये कोई फैसला लिया गया है या कि हमने अप्रोच किया है विराट कोहली को कि टेस्ट में वो वापस आ जाए। लेकिन लगातार जो ये बातें चल रही थी कि विराट कोहली को टेस्ट में वापस आना चाहिए, वो सब मुझे लगता है कि ये एक आडंबर है। विराट कोहली टेस्ट में वापस नहीं आने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज, विराट के हालिया इंटरव्यू, आप हालिया इंटरव्यू देखिए। उन्होंने कहा कि जब मैं खेलना चाह रहा था तो मुझे खेलने दिया जाए, जब तक मन कर रहा है तब तक खेलूंगा। वो लगातार अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो वनडे खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दिया जाए भाई, जब तक वो रन बना रहे हैं। इस आईपीएल में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहीं T20 में भी वापस आ जाएंगे विराट? ऐसा नहीं होता। सचिन तेंदुलकर ने भी जब संन्यास लिया तो लोग सोच रहे थे कौन होगा, तब कई नाम आए, विराट उनमें से एक थे। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी से हटे तो अब क्या होगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा? लेकिन ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, रिद्धमान साहा जैसे विकेट कीपर भी हमें मिले ना, ईशान किशन, संजू सैमसन। तो बड़ा कठिन दौर होता है मूव ऑन करने का। विराट कोहली उस टेस्ट जर्सी से मूव ऑन कर चुके हैं। अब ऐसा सेलिब्रेशन आपको नहीं नजर आएगा व्हाइट जर्सी में। और होता यह है कि जिस तरीके से आप देखिए, दो चीजें हैं। जितने भी बड़े प्लेयर इस युग के हुए इंडिया टीम के लिए, हम चाहे रविचंद्रन अश्विन की बात करें, उन्होंने किस तरीके से संन्यास लिया। विराट कोहली के ही बगल में जाकर उन्होंने गले मिला और बताया कि मैं संन्यास ले रहा हूं। वो मूवमेंट जिन्होंने क्रिकेट का देखा ना, वो समझ गए होंगे कि ये कितना दर्द था। और अश्विन किस तरीके से भावुक अंदाज में उन्होंने कहा। भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी नाकामी क्या है कि वो अपने खिलाड़ियों को एक अच्छा सी ऑफ नहीं कर पाते। सचिन तेंदुलकर को अगर आप उस लिस्ट से अलग कर दें तो आप ऐसे 5 नाम बताइए जिन्होंने रैंडम अगर फैसला कर लिया है तो उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हुए। अब मैं सौरव गांगुली की बात नहीं करूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूंगा। क्या महेंद्र सिंह धोनी वनडे में चांस नहीं डिजर्व कर रहे थे?
उन्हें नहीं खिलाना चाहिए था। एक माँ उनको एक अच्छा होता कि जब वो रिटायरमेंट ले रहे हो तो ग्राउंड से ही मैच खेल के ले। रोहित शर्मा, विराट कोहली, भाई उनको भी तो एक मैच खेलने का मौका दो। T20 वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने संन्यास लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। टीम ने खुद दूर किया विराट कोहली को। विराट कोहली, शमी अहमद, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, ऐसे तमाम प्लेयर हैं, आप कितनों के नाम गिनेंगे जिनके कोच ये बार बार कहते हैं कि बड़ा कैपेबल है भाई, इन्हें आप खिलाइए। ईशांत शर्मा कभी इस टीम की रीढ़ हुआ करते थे, आज देखिए आप गुजरात टाइटंस की डगआउट में बैठे हैं। ईशांत शर्मा गुजरात टाइटन की डगआउट में बैठे हैं और क्या शानदार गेंदबाज हैं। उमेश यादव, एक इंजरी होती है लेकिन वो उस तरीके से उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं और अब तो आजकल कमेंट्री में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वरुण आरोन, एक बैक पेन ने उनका पूरा कैरियर चौपट कर दिया। लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। विराट कोहली का फैसला अटल है। विराट कोहली टेस्ट में वापस नहीं आने वाले हैं। मैं बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने ये कोट किया है कि वो श्रीलंका सीरीज में आ जाए। अगर वो आ जाते तो ठीक है, लेकिन ये यहां पर भी रेशियो 75% 25% का, यानी 75% चांसेस ना के हैं और सिर्फ 25% ये चांसेस हैं कि वो आ जाए। बहुत बड़ा रेशियो होता है, लेकिन मैं तब भी 25% मान रहा हूं। आप समझिए, मैं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की बात को कोट करूं ना, तो उन्होंने कहा, अभी जब पूछा गया कि भाई मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, टेस्ट में, वनडे में तो लगातार अच्छा परफॉर्म करे, तो उन्होंने कहा कि मुझे यह अपडेट मिला है कि शमी अहमद T20 के लिए फिट है। तो इस मैनेजमेंट के साथ, ऐसे सिलेक्टर्स के साथ आप कुछ कह नहीं सकते। जो शमी अहमद 200 ओवर डाल के रणजी ट्रॉफी से आ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ, उसके बाद उसे कंसीडर किया जा रहा है 4 ओवर के लिए। और ये अपडेट दे कौन रहा है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। यहां पर हम प्रिंस यादव को देख रहे हैं, हम भी कोई एक नई ब्रिगेड लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्सपीरियंस गेंदबाज हमें वहां नजर नहीं आ रहा है। मैं उस नए टैलेंट की खोज के लिए खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को अगर आप ऐसे ही छांटते जाएंगे तो कौन आपके लिए मैच जिताएगा? कौन जब आपका मैच फंसेगा, जब आप परेशान होंगे टीम के लिए कि भाई किससे ओवर कराएं? एक बीच में दौर आया था कि भारतीय टीम 19वां और 20वां ओवर कराने के लिए बॉलर ढूंढा करती थी, क्योंकि जो बॉलर कराए वो 20, 25, 30 रन दे रहा था। तो वो भी दौर इस टीम इंडिया ने अपनी बॉलिंग की वजह से देखा है। क्या फायदा फिर आपके रणजी ट्रॉफी का, क्या फायदा दिलीप ट्रॉफी का, अंडर 23 का, 17 का, 16 का, क्या फायदा आपकी जो स्टेट में T20 लीग्स होती हैं, जब आपको, और उनमें आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खेलना चाहिए, क्योंकि नए प्लेयर्स जो हैं, जो यूथ हैं, उनको कम से कम आके पता चलता रहे कि भाई ये कैसे खेलते हैं, कैसे वर्कलोड मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की लीगों में बांध कर रख दिया आपने, मतलब वो इंटरनेशनल के दरवाजे पर आ ही नहीं रहे। जलज सक्सेना उनमें एक प्लेयर है। जलज सक्सेना ने जीवन दे दिया, खूब अवार्ड जीत लिए, लेकिन टीम में नहीं आ पाए आज तक, इंडिया की जर्सी नहीं पहनी। अभिमन्यु ईश्वरन उनमें से एक है। क्यों टीम से बाहर है, किसी को पास जवाब नहीं है। खैर, ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो आपको गेम प्लान में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।